बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल क्या है। ये आप देखें तो ये इंटीग्रल का सिंबल होता है और इंटीग्रल हमें पता है क्या है। ये है एरिया अंडर द कर्व। यानी अगर हमने एरिया अंडर द कर्व मालूम करना हो, ठीक है, तो हम जो है इंटीग्रल यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइन का इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी है। तो यहाँ पे आप देखें तो ए क्या है। ए जो है ये एक वेक्टर फील्ड है ए, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हमारा। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं ए। और डीएल क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पाथ है फ्रॉम ए टू डी, ये एल पाथ है, ठीक है। और इसका स्मॉल पोर्शन है डीएल। तो होता ये है कि डीएल जब हम डिफरेंशियल लेते हैं स्मॉल छोटी सी, जब हम इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट डी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। यहाँ पे जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इन डीएल अगर इस डायरेक्शन में है और ए इस डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। तो उसको इंटीग्रल में इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे एल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओवर द पाथ एल है फ्रॉम ए टू बी। अब ये डॉटेड लाइन अभी फिलहाल इसको भूल जाए, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये ए डॉट डी एल है, इसको हम जो भी लिख सकते हैं ए डॉट डी एल कॉज ऑफ थीटा। और ये पाथ है एल, कौन सा पाथ है, फ्रॉम ए टू बी। तो इस चीज को हम जो है एज एन इंटीग्रल फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड एल, ठीक है। यानी ए का लाइन इंटीग्रल है, ए का लाइन इंटीग्रल है अराउंड एल। इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो वेक्टर फील्ड ए है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, कोई वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो जब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है, तो जो ए के साथ इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है, हमें पता है टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आता है, जो उसके साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है ए का टेंजेंशियल कंपोनेंट है अलोंग डीएल, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड एल को। तो अगर हम इस पाथ को क्लोज कर लें, पहले यहाँ ए से बी था, ठीक है। अगर हम वापस बी से ए चले जाएं तो हमारे पास ए बी सी ए, ये ए बी सी ए, ये हमारे पास एक क्लोज पाथ बन जाता है। और क्लोज पाथ का इंटीग्रल जो है, ठीक है, वो ए बी सी डी ए है, ठीक है। इसको क्लोज कंट्रोल भी कहा जाता है। तो क्लोज पाथ के इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखें तो यहाँ पे एक स्मॉल सा सर्कल लगा दिया गया है इन द मिडल ऑफ द इंटीग्रल साइन, ठीक है। तो ये सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो कोई इंटीग्रल लिया गया है अराउंड अ क्लोज पाथ, ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जस्ट ये जो फील्ड ए के साथ डीएल है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, और उसके साथ ये जो एल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस फिगर को किस तरह से इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे इसको इस तरह से दिखाया गया है। और इसको यूं भी पढ़ सकते हैं ए डॉट डी एल को, विच इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड एल। यानी एल के अराउंड ए की सर्कुलेशन कितनी है, ये मालूम करने के लिए हमें जो है ये इंटीग्रल जो है वो क्या करना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात नहीं बोलना कि लाइन इंटीग्रल असल में क्या बताता है, ये सर्कुलेशन ऑफ ए बताता है अराउंड एल, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर फील्ड ए है। ये आप देखें यहाँ पे, तो ये पॉइंटर वैल्यू है, हाँ। तो ये आप देखें तो ये वेक्टर फील्ड ए है, और ये जो वेक्टर फील्ड ए है ये सरफेस एस से गुजर रही है। आप देखें तो ये एक सरफेस है। अब जो पहले वाला केस था उसमें क्लोज पाथ था। क्लोज पाथ और सरफेस में फर्क होता है। क्लोज पाथ जो है ओपन सरफेस होती है, और अगर सरफेस क्लोज हो जाए तो वो एक वॉल्यूम होता है। जैसे एक पेज है, और पेज को आप अगर, पेज एक सरफेस है लेट से, तो उसको अगर आप रोल करके बंद कर देते हैं, इस तरह से सिलेंडर टाइप बना देते हैं, तो वो एक वॉल्यूम बन जाएगा। क्लोज हो जाएगी तो वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में से वेक्टर फील्ड ए गुजर रही है। और अगर हम किसी सरफेस में से अगर वेक्टर फील्ड ए गुजरे, तो उसको भी एक इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है। और इस केस में अगर आप देखें तो ये एक सरफेस इंटीग्रल है एस, और इस केस में ये वेक्टर फील्ड, इस विधि में वेक्टर फील्ड ए है। और ये जो डी एस, जो स्मॉल एरिया है, इस एरिया का जो स्मॉल पोर्शन है, इसको डी एस कहा जाता है, उसके साथ अपना एक डॉट प्रोडक्ट बना रही है,
ठीक है। और इसी तरह जो डॉट प्रोडक्ट है तो ये डी एस कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल का। लेकिन अब इसके जो डायरेक्शन होती है, ज़ाहिर ये वेक्टर है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर। ये देखिए ये ऊपर ये हमेशा जिस पोर्शन में ये डीएस हमने यहाँ पे लिया, अगर यही छोटा सा एरिया हम यहाँ पे इस कॉर्नर में डीएस ले लेते हैं तो यहाँ पे भी इसके वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो है इसको कहते हैं फ्लक्स ऑफ ए। ठीक है, फ्लो ऑफ लाइन इन पर यूनिट एरिया जिसको फ्लक्स कहा जाता है। तो ये फ्लक्स को साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो है बराबर होता है ए डॉट डी एस, और ये सरफेस इंटीग्रल है। तो याद रखें जो पहले वाला केस था वो हमारे पास था लाइन इंटीग्रल था। उस लाइन इंटीग्रल में से जो हमारे पास जो वेक्टर फील्ड गुजरती थी हम उसको सर्कुलेशन ऑफ ए कहते थे थ्रू अ पाथ, थ्रू अ क्लोज पाथ। ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क है, ये आपने याद रखना है। यहाँ भी जिस तरह की मैंने आपको बताया कि ये जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये जो क्लोज सरफेस है ये एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो यही वही फार्मूला है, ये जो है साई है, फ्लक्स है, जो कि ए डॉट डी एस के बराबर है, जो कि है विच इज रेफर टू एज अ नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए फ्रॉम एस। यानी आप इसको किस तरह पढ़ेंगे सिंपल प्लेन इंग्लिश में कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो एरिया ए से बाहर आ रहा है, फ्लक्स जो बाहर आ रहा है, ठीक है, वो मालूम करने के लिए ये फार्मूला जो है ये यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें नोट दैट अ क्लोज पाथ डिफाइंस एन ओपन सरफेस वेयर एज अ क्लोज सरफेस डिफाइंस अ वॉल्यूम। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो क्लोज पाथ है वो ओपन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक सरफेस है उसको आप क्लोज कर देते हैं तो वो एक ओपन वॉल्यूम बन जाता है। अगर इन चीज़ों की आपको समझ अभी नहीं आई इस पॉइंट की, तो ये इंशाल्लाह हम आपको जो इंटरेक्टिव सेशन है उसमें मजीद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इसी तरह अगर वॉल्यूम की बात करें, जो वॉल्यूम होता है वो आप देखें रो बी डी वी, ये ओवर द वॉल्यूम, ये तीन इंटीग्रल बन जाते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम बन जाता है। तो ये है एज अ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द स्केलर रो वी। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी है जिसके ऊपर ये वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास बन जाता है। तो इसको हम आगे जाके से एक दो एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल में हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो मजीद एलिबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देखें तो गिवन दैट a force F is equal to x square ax minus xz ay minus y square az। तो ये फोर्स दी गई है। कैलकुलेट द सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड द क्लोज पाथ शोन इन दिस फिगर। हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेशन ऑफ अ क्लोज पाथ है उसको किस फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ये फार्मूला है, ये आप देख लीजिए एफ डॉट डी है। और यहाँ पे आप देखें तो ये जो क्लोज पाथ हमें बताया गया है, यहाँ पे आप देखें ये पहला पाथ है जो कि एक्स एक्सिस में है, ये दूसरा पाथ है जो कि वाई एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, 1 यूनिट है। ठीक है, और इसी तरह ये तीसरा पाथ है, यहाँ से आप देखिए तो ये वाला है, और उसके साथ जो चौथा पाथ है वो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ वापस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने सर्कुलेशन ऑफ एफ इस पाथ पे मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, इस पाथ को ब्रेक कर देंगे सेगमेंट्स में। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने इस एफ डॉट डी एल को 4 सेगमेंट्स में जो है वो ब्रेक कर दिया है, इंटीग्रल 1 प्लस इंटीग्रल 2 प्लस इंटीग्रल 3 प्लस इंटीग्रल 4। हम एक सेगमेंट पे सर्कुलेशन को मालूम करेंगे और आखिर में हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हम अगर आप सेगमेंट 1 की बात करें, ये आप देखिए सेगमेंट 1 जो है ये एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये मैग्नीट्यूड ये देखिए 1 है। ठीक है, तो इस एक्सिस में आप देखें y भी 0 है और z भी 0 है। तो हम यहाँ पे अगर आप f हम मालूम करते हैं सेगमेंट 1 में, आप देखें y भी 0 है और z भी 0 है, यहाँ पे कोई भी सर्कुलेशन फोर्स की y और z में नहीं है। तो आप जब इस इक्वेशन में y और z को 0 पुट करते हैं, यहाँ y को 0 पुट करेंगे, z को 0 पुट करेंगे, तो आपके पास सिर्फ x स्क्वायर ax रह जाएगा। आप देखें f इज इक्वल टू x स्क्वायर ax इस पाथ के लिए, सेगमेंट 1 के लिए। इस तरह dl ये जो डिफरेंशियल लेंथ अगर आप मालूम करते हैं तो डीएल हमें पता है कि यहाँ पे चूंकि एक्स एक्सिस पे है, इस डिफरेंशियल लेंथ केस में सिर्फ डीएक्स एक्स हो जाएगी, तो कोई भी डिफरेंशियल लेंथ वाई और सी में नहीं है। तो हमें एफ भी पता चल गया और डीएल भी पता चल गया। तो इस सेगमेंट के लिए जब आप इसको इंटीग्रल में डालते हैं तो आप देखें एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास बन जाता है। देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं
तो ए एक्स डॉट ए एक्स 1 हो जाता है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एल रह जाता है, जो कि डी एक्स है इस केस में, एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 to 0 के हमारे पास लिमिट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पास जहाँ 1 से लेके एक्स एक्सिस में 0 तक जा रहा है। तो इसका जब हम इंटीग्रल मालूम करेंगे, अगर आप भूल नहीं गए तो इसका इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास -1/3 आ जाएगा। तो ये हमने सर्कुलेशन मालूम कर ली कौन से पाथ में, पाथ नंबर 1। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हम पार्ट 2 में जाएंगे। पार्ट 2 में यहाँ से अगर आप देखें तो ये y एक्सिस में है। इसका ये मतलब है कि इसमें x और z एक्सिस जो है उसमें f0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन में अगर आप पुट करेंगे y और z, x और z 0 पुट करेंगे तो आपके पास f इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स रह जाएगा, क्योंकि इसमें x और z दोनों क्या हैं, 0 हैं। और dl आपके पास रह जाएगा dy इंटू ए वाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल लेंथ y डायरेक्शन में है, तो dy ए वाई हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एफ डॉट डी एल की बात करें तो एफ डॉट डी एल इसने यहीं पे 0 लिख दिया है। ये किस तरह से 0 लिख दिया है कि आप देख लें कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर ए जेड है और यूनिट वेक्टर यहाँ पे ए वाई है, और ए जेड जब भी ए वाई का डॉट प्रोडक्ट हम ए जेड से लेते हैं तो इनका एंगल 90 का आ जाता है, तो cos ऑफ 90 0 हो जाता है। तो इसकी सर्कुलेशन जो है पार्ट 2 में, सेगमेंट 2 में हमारे पास 0 आ जाती है। अगर हम सेगमेंट 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़रा और तलब बात है कि आप देखें कि सेगमेंट 3 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए हम जो है वो ये एक्स वाला पाथ, ये वाला पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पहले यहाँ आए 1 यूनिट, फिर यहाँ से लेके ऊपर जाए। हम दूसरा रूट ये भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ से हम z एक्सिस में 1 यूनिट ऊपर गए और यहाँ से नीचे, यहाँ से उधर आए x एक्सिस में, तब भी हमारे पास ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप वैल्यू देखें, इस पॉइंट पे y की वैल्यू हमें 1 गिवन है। तो आप देख लें कि सेगमेंट 3 में हमारे पास y की वैल्यू 1 गिवन है। जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन y 1 है, तो ये बन जाएगी f इज इक्वल टू x प्लस ax माइनस xz ay माइनस ez। लेकिन यहाँ पे dl आप देख रहे हैं dx ax प्लस dz ez, क्योंकि ये पाथ ट्रेवल करने के लिए हमें यहाँ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ा, डी एक्स एक्स हमने ये फासला तय किया, और यहाँ से ऊपर z एक्सिस में डी जेड ई जेड फासला तय किया। ये दोनों मिलकर हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। और अगर हम एफ डॉट डी एल इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी जेड। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस केस में देखें सेगमेंट 3 में, तो z x के बराबर है। क्यों बराबर है? z भी 1 है और x भी 1 है, यानी यहाँ से आप z में ऊपर गए 1 है, ये देखिए 1 यूनिट है, z 1 है। ठीक है, और यहाँ से इधर ये x भी 1 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, स्क्वायर में यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। तो z इज इक्वल टू एक्स दोनों बराबर हैं, तो ये z इज अगर x है तो dx dz के बराबर हो जाएगा। और हम इस इक्वेशन में अगर dz को dx पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा सेगमेंट 3 में, देख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और चूंकि x जो है हम यहाँ पे सारा x आ गया, तो इसकी लिमिट 0 to 1 है, इतना फासला तय किया। तो 0 to 1 हम जब लिमिट पुट की और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया -2/3। इसी तरह आप देखें तो हमारे पास ये जो सेगमेंट 4 है, सेगमेंट 4 अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम यहाँ से यहाँ पहले y डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ नीचे z डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हम यहाँ से भी इधर आ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस इस एक्सिस पे यहाँ पे पहुँच सकती है। तो ये जिस रूट से भी आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आप f हमारे पास मान जाएगा सेगमेंट 4 में, क्योंकि इस केस पे आप देखें x इक्वल टू 1 है, यहाँ से आपको तो ये वैल्यू गिवन है आपको 1 है, तो x इक्वल टू 1, तो f इक्वल टू ए एक्स माइनस जेड ए जेड माइनस ए वाई माइनस वाई स्क्वायर ए जेड बन जाएगा। और डी एल अगर आप देखें तो इस फासला यहाँ से इसमें डी वाई में ट्रेवल किया है हमने, और फिर डी जेड में ट्रेवल किया है हमने, तो हमारे पास आप देखें तो ये आ जाएगा डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। इस तरह जब हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस केस में भी आप देखें तो z इज इक्वल टू वाई के बराबर है, डी जेड डी वाई के बराबर है। यहाँ पे जब आप डी जेड को डी वाई के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएगी। लिमिट वही 0 1 to 0 है, और यहाँ पे आपके पास 5/6 बन जाएगा। तो ये चारों के चारों हमने जो है इंडिपेंडेंटली मालूम कर दिए, ठीक है। अब हम जब इसको ऐड करेंगे बाय पुटिंग ऑल दीज टुगेदर वी ऑब्टेन, पहले वाले का -1/3 का, दूसरे का 0,
थर्ड वाले का ये 4 5 4 6, तो हमारे पास टोटल सर्कुलेशन हमारे पास वो आ जाएगी -1/6 अराउंड दिस पाथ। अच्छा बच्चों, ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और ये आप लोगों के लिए है, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें है कि कैलकुलेट द सर्कुलेशन ऑफ ई। ठीक है, इसमें हमने ये जो पाथ है, इस पाथ पे हमने सर्कुलेशन ऑफ ए मालूम करनी है। आप देख लो इस पाथ में, आप देख लो यहाँ से यहाँ जो है ये 0 to 2 है एक्स एक्सिस में, और यहाँ से ये एंगल इसका फाई चेंज हो रहा है एल डिस्टेंस तक, और यहाँ से आप देखें ये भी आपके पास इसका सिलेंडर का रेडियस है जो कि रो है, जो कि 2 के बराबर है। तो आप देखें तो यहाँ पे ये जो आपको वेक्टर फील्ड दी गई है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और हमें पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो, फाई और जी ये तीनों उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसके इसमें रो कितनी है, रो 2 है, ठीक है, और एंगल फाई देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, और हमें पता है कि फाई वो एंगल होता है जो कि एक्स वाई में चेंज हो रहा होता है, जो कि एक्स वाई प्लेन में होता है। यहाँ पे देखेंगे 60 डिग्री तक है, ये जो स्टार्ट होके एक्स से वाई पे 60 डिग्री तक यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम जब सर्कुलेशन मालूम करेंगे तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको तीन जो लेंस है उनमें क्या कर देंगे, उनमें ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एक इस तरह कर लेंगे जो 0 से 2 आ जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये पहला कर लेंगे प्लस, उसके बाद ये दूसरी फील्ड जो है ये आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा इसका जो है वो सेगमेंट है वो आ जाएगा ये 2 और ये 3, ठीक है, ए डॉट डी एल, ठीक है, ए डॉट डी, तीनों को जब हम मालूम कर लेंगे ऊपर उसके बाद ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये वाली जो लेंथ है, ये अगर आप देखें तो ये अगर हम पहले वाला सेगमेंट लेते हैं, इसको मैं पहला ले लेता हूँ, इसको मैं दूसरा ले लेता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है इसको दूसरा ले लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक जो वापस आ रहा है इसको मैं तीसरा ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्लोज पाथ बन जाएगा जिसमें हम सर्कुलेशन मालूम करेंगे। तो अगर हम यहाँ से पहले वाले की बात करें तो आप देखें यहाँ पे जो चेंज है वो रो है, ठीक है, वो रो है, ठीक है। इस केस में आप देखें तो हमारे पास जो ए डॉट डी एल में पहले सेगमेंट की अगर हम बात करें इस सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट में हमारे पास ए डॉट डी एल क्या आएगा, ये आप देखें तो आप देखें ये चूँकि रो डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इसका रेडियस है, ये वाली 0 to 2 जो है ये रो डायरेक्शन में है, तो ए रो इसका यूनिट वेक्टर है, तो ये रो वाली ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको हम ले लेंगे, ये ए आ जाएगा हमारे पास रो कॉज ऑफ फाई ए रो इस केस में 2 है, और ये वाली टर्म हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रो कॉज ऑफ फाई ए रो, और डीएल हमारे पास क्या आ जाएगा, डी रो ए रो, ये वाली जो लेंथ हमारे पास बनती है ये डी रो है, डी रो ए रो, ठीक है। तो हमारे पास जो डीएल बन जाएगी वो बन जाएगी डी एल इज इक्वल टू डी रो ए रो। तो अब जब हम ए डॉट डी एल लेंगे तो रो काज ऑफ फाई ए रो, और रो डी रो ए रो में ए रो और ये वाली ए रो, या उसमें डॉट प्रोडक्ट है तो 1 हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा रो डी रो काज ऑफ फाई, तो रो हमारे पास 2 है, जब हम इसको काज ऑफ फाई इस केस में आप देखें तो इस केस में 0 है, जब आप इसको पुट करके इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक सेगमेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो आपने खुद करना है। सिमिलरली सेगमेंट 2 पे भी आपने खुद ट्राई करना है। इसको अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो अब आप देखें तो इस केस में ये जो है ये आर्क लेंथ है, ये हो जाएगी रो डी फाई, ये चेंज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, रो डी फाई, ठीक है, और इस तरह से आपने इसका ये जो डी एल आपका ये हो जाएगा, और ए आपने इसी तरह से मालूम करना है कि इससे किस तरह से ए निकलता है इस डायरेक्शन में डी फाई में, और फिर आपने इसको मालूम करना है। सिमिलरली जो तीसरा सेगमेंट है ये वाला भी, तीसरा सेगमेंट ये भी आपने मालूम करना है और आपने आंसर निकालना है, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसको हम इंशाल्लाह उस सेक्शन में क्या करेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।